नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की एक अच्छी खबर के साथ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस नर्सिंग स्टाफ का काफी देर से आंदोलन चल रहा था, उस पर एक बेहद ही राहत भरा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें, आंदोलन कर रहे नर्सिंग स्टाफ को उपराज्यपाल ने एक बड़ी सौगात दी है। उपराज्यपाल ने सेवाओं को 3 महीने बढ़ाने का ऐलान किया है और स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों को भरने में तरजीह देने का भी आश्वासन दिया है। नर्सिंग स्टाफ ने अब ये आंदोलन खत्म किया है और उपराज्यपाल का बेहद आभार जताया है। तो हमने देखा, चाहे जम्मू या फिर कश्मीर, लगातार जो आंदोलन चल रहा था नर्सिंग स्टाफ के द्वारा, उनका कहना था बहुत मुश्किल समय जब था कोविड-19 को लेकर, तब उन्होंने पूरी तरह से सरकार का साथ दिया था और उस वक्त से लेके अब तक अपनी ड्यूटी जो है बखूबी निभाई थी। और उसके बाद उनको एक्सटेंशन नहीं दिया जा रहा है, उनको उनकी नौकरियों से टर्मिनेट किया जा रहा था या कहा जा रहा था कि अब आपकी जरूरत नहीं है, आप घर जा सकते हैं। तो हमने देखा कि सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गया था नर्सिंग स्टाफ, बार बार गुहार लगा रहा था। और यही कोरोना वॉरियर्स, यही कोरोना योद्धा जिन्हें सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट हर कोई देता है, और वो सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए थे। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एक बहुत बड़ा सौगात, एक बहुत बड़ा ऐलान, अब जम्मू कश्मीर का जो नर्सिंग स्टाफ है, अब उसे सौगात देते हुए ये ऐलान किया गया है कि उनकी सेवाओं को 3 महीने और बढ़ा दिया जाए। स्वास्थ्य विभाग में जो खाली पद है, उनको भरने में तरजीह देने का आश्वासन फिलहाल दिया गया है और अब नर्सिंग स्टाफ ने ये आंदोलन खत्म किया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का आभार इस पर जताया है। काफी निराशाजनक तस्वीरें इससे पहले सामने आई, क्योंकि काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि ये कोरोना वॉरियर्स किस तरह से सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और क्या कुछ कहना है अब उनका इस ऐलान के बाद, आइए सुनते हैं। तो 2 फैसले हमने किए हैं। एक तो इन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन हम तुरंत दे रहे हैं और दूसरा, जितनी पोस्ट हैं यूटी के पास, वो हम एडवर्टाइज करेंगे। और चूंकि कोविड में इन लोगों ने बहुत ही मन से काम किया है, तो नियुक्ति में इनको हम वेटेज देंगे ताकि ये बच्चे मेहनत कर सकें और समाज की सेवा कर सकें। चलिए रुक करते हैं ग्राउंड से। हमारे संवाददाता जम्मू से अनिल ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल, बताइएगा सबसे पहले क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो ऐलान हुआ है उसका बेसब्री से इंतजार हमारे कोरोना योद्धा कर रहे थे। कोरोना योद्धाओं की बात की जाए तो इसी जगह मैं मौजूद हूँ जहां वो काफी दिनों से लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे थे। जो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर वो मौजूद थे और काफी दिनों से लगातार 4 से 5 दिनों पर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिनका साफ तौर पर स्पष्टीकरण ये था कि हमें एम्प्लॉयमेंट वापस चाहिए। क्योंकि लगातार आपने देखा कि कोरोना काल में उन्होंने काफी सेवाएं प्रदान की हैं। उस समय ऐसी सेवाएं प्रदान करना काफी बड़ा अहम रोल था और कहने की उनका ये साफ तौर पर कहना था कि उस समय कोई भी ऐसा शख्स, आप बेहतर जानते हैं कि कोविड काल में कोई भी किसी का साथ निभाने में उस समय मौजूद नहीं रहता था, मगर इन जितने भी कोरोना योद्धा हैं ये यहाँ पर मौजूद रहते थे। हर समय कोविड समय में जो है ये ड्यूटी अपनी 24 घंटे करते थे, मगर ऐसा वक्त आ चुका था कि इनको टर्मिनेट कर दिया गया था। आज एक ऐसा ऐतिहासिक दिन होगा कि आपने देखा होगा कि प्रियंका, आपने बहुत सारे ऐसे कवर किए होंगे जिसमें माननीय उपराज्यपाल पहुंचे और माननीय उपराज्यपाल पहुंचने के बाद उनको आश्वासन दिया गया है कि 3 महीने का एक्सटेंशन होगा। मगर आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे प्रदर्शन हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। आज तक कोई भी ऐसा गवर्नर या माननीय उपराज्यपाल की अगर हम बात करें तो कोई भी वहां पर पहुंचा नहीं होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई, उनसे बातचीत की, उनसे हौसला अफजाई की और आज उन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन कह दिया गया है। हालांकि ओरली अभी कहा है, अभी रिटर्न में जो है वो साफ तौर पर सामने नजर नहीं आया है और एम्प्लॉयज जो है काफी ज्यादा खफा है। उनका ये कहना है कि एक तरफा खुश भी है और खफा भी है। जब तक रिटर्न में नहीं आएगा हम तब तक यहाँ से जो है नहीं जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो है आज एक बार फिर से यहाँ पर पुलिस द्वारा जो है उनको उठा दिया गया है, मगर उनका यह साफ तौर पर कहना है कि हम
जम्मू जेएमसी की प्रिंसिपल जो है उनसे मुलाकात भी करेंगे, उनसे बातचीत एक बार फिर से करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़ा आश्वासन जो है माननीय उपराज्यपाल का यहाँ पर आना, बच्चों के साथ बातचीत करना काफी बड़ा अहम मान सकते हैं। आपने देखा होगा कि किस सारे ऐसे प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में और भी होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें माननीय उपराज्यपाल खुद वहां पर कभी नहीं गए होंगे। आपने कई सारे गवर्नर ऐसे देखे होंगे जिन्होंने आज तक कोई भी प्रदर्शन में ना जाते हुए मौजूद देखे होंगे, मगर आज एक ऐसा रोल देखने को मिला है कि माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने अपने करकर्मों के साथ यहाँ पर कदम रखे, उन बच्चों के साथ उनकी आवाज सुनी, उनकी हौसला अफजाई की है और उन बच्चों के साथ साथ यहाँ पर यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि 3 महीने के लिए आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा। मगर इसमें साफ तौर पर यह बड़ी बात देखने वाली है कि वो यहाँ पर खुद पहुंचे और खुद पहुंचने के बाद यहाँ पर तमाम एम्प्लॉयज के साथ जो कोरोना योद्धा है, कोरोना वॉरियर है, जिनके लिए हमने थालियां और तालियां भी बजाई थी, जिनके लिए फूल भी बरसाए गए, जिनके लिए सैल्यूट भी की गई, आज उन कोरोना योद्धा के लिए माननीय उपराज्यपाल खुद यहाँ पर पहुंचे और उनकी पीठ थपथपाई। जाहिर तौर पर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आए दिन जम्मू कश्मीर में हम बहुत सारे प्रदर्शन देखते हैं, पर इस तरह की तस्वीरें शायद पहली बार आई हैं कि प्रदर्शन के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पहुंचना, उनकी हौसला अफजाई करना और उसके बाद इस तरह का ऐलान करना जो उनकी मांगों को पूरी कर रहा है साफ तौर पर। अब क्या हम माने, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद है, आंदोलन खत्म कर दिया गया है या फिर रिटर्न ऑर्डर का वो वेट कर रहे हैं या अभी भी वो वहां पर मौजूद है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि आंदोलन जो है वो खत्म हो चुका है। हालांकि सिर्फ इंतजार ये किया जा रहा है कि जब रिटर्न में जो बच्चों के हाथ में पहुंचेगा तो ज्यादा खुशी जो है वो देखने को मिलेगी। मगर बच्चों की साथ ही साथ ये भी मांग है कि 3 महीने ना होते हुए पूरी तरह से इसको परमानेंट किया जाए। और गवर्नर साहब का यह भी कहना है कि जो नई जॉब्स रिक्रूट होंगी उसमें आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। मगर अब ये इंतजार है कि वो जो नई रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको कब निकाला जाएगा और इनको किस तरह से फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला जाएगा, ये भी देखने वाला समय होगा। क्योंकि ये बड़ा बात कहना और इस तरह की बात रखना इन बच्चों के सामने और तमाम मीडिया के सामने, इस तरह की बात उन्होंने सामने साफ तौर पर रखी है और कहीं ना कहीं ये बड़ा अहमियत मानी जा रही है कि जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर यूटी की बात करेंगे, यूटी में तब्दील होने के बाद आज पहली बार माननीय उपराज्यपाल यहां पर पहुंचे और उन प्रदर्शनकारी जो कोरोना योद्धा, हम प्रदर्शनकारी नहीं कहेंगे उन्हें, कोरोना वॉरियर, कोरोना योद्धा कहेंगे, जिन्होंने हर समय सेवा प्रदान की है, मगर कुछ ऐसे तत्व थे जो उनको टारगेट करने का प्रयास करते थे, उनको भड़काने के प्रयास करते थे। उन्हें ये भी कहना है उन एम्प्लॉयज का कि कहीं ना कहीं उन्हें भद्दे कमेंट करने का प्रयास करते थे। मगर आज उनकी जो है बोलती जो है वो साफ तौर पर बंद हुई है। इन एम्प्लॉयज की, इन कोरोना योद्धाओं की जो है आज जम्मू के अंदर जो है पूरी तरह से जीत हुई है। बिल्कुल, शुक्रिया अनिल ग्राउंड से तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अनिल हमारे से ज्वाइन किए हुए थे, जिस तरह से वो बता रहे थे एक बहुत बड़ा कदम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एक बहुत बड़ा ऐलान माननीय एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से जो किया गया है कि जो अब खाली जो वैकेंसीज हैं, जहां पर खाली पद हैं, वो भरते हुए जब रिक्रूटमेंट होगी तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, सबसे पहले प्रेफरेंस इन्हीं सबको दी जाएगी। हालांकि रिटर्न ऑर्डर का ये सभी इंतजार कर रहे हैं, पर आंदोलन फिलहाल खत्म हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं पुंछ की, क्योंकि पुंछ से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि पुंछ में एनआईए द्वारा ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने छापों के दौरान कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है और व्यापारियों के अलावा सरकारी मुलाजिमों से भी पूछताछ की जा रही है और टेरर फंडिंग के साथ इस छापेमारी के तार जुड़े हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी सामने आ रही है। थोड़ी देर में हम ग्राउंड से भी आपको जानकारी देंगे कि अभी फिलहाल छापेमारी के दौरान क्या कुछ पता चल पाया है या किस तरह का खुलासा हुआ है, क्योंकि एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि सरकारी मुलाजिमों से भी इस छापेमारी के दौरान पूछताछ की जा रही है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता राजौरी से जमशीद मलिक ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद, बताइएगा, एनआईए की जो छापेमारी जारी है, कहां पर छापेमारी की गई है, व्यापारियों से पूछताछ की गई है, सरकारी मुलाजिमों से पूछताछ की गई है और छापेमारी के तार क्या टेरर फंडिंग से जुड़े हैं? बिल्कुल देर
रात से ही एनआईए की छापामारी कार्रवाई पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 1 दर्जन के करीब ऐसे इलाके थे जहां एनआईए की तरफ से देर रात को छापामारी की गई है, क्योंकि कहा जा रहा है टेररिस्ट फंडिंग को लेकर मामला। और इसमें सबसे ज्यादा लोग वो हैं जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में चलने वाले ट्रेड में काम करते थे, मतलब ट्रेडर जिनको हम कह सकते हैं। इनके घरों में रात को छापामारी हुई और कई दस्तावेज हुए यहाँ से लिए गए हैं साथ में। और इस वक्त भी एनआईए की टीम पुंछ में ही बैठी हुई है और देर रात से ये सिलसिला लगातार देखने को मिला है कि एनआईए की छापामारी कार्रवाई हुई है। और अभी तक जितना पहले ही हमारे पास खबर आई थी कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, मगर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या किसी को गिरफ्तार किया गया या नहीं किया गया। मगर इस तरह की खबरें जरूर अब सामने आ रही है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। मगर देर रात से ही ये सिलसिला देखने को मिल रहा था जिसमें कुछ ऐसे इलाके जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक, जैसे जगवार इलाका है, इस इलाके तक भी एनआईए की छापामारी कार्रवाई देर रात को देखने को मिली और लोगों के घरों में छापामारी कार्रवाई रात से शुरू देखने को मिली है। जी बिल्कुल। फिलहाल क्या ताजा अपडेट है इस हवाले से, कुछ पता लग पाया है, किसी तरह की कोई जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, अगर ये कहें कि मीडिया को बिल्कुल अलो आगे की तरफ नहीं किया गया, क्योंकि एनआईए की छापामारी कार्रवाई से पहले बहुत ज्यादा पुलिस लगा दी गई थी और पुलिस के बाद ये छापामारी कार्रवाई शुरू की गई। मगर क्या डिटेल इसमें अभी तक कुछ सामने नहीं आई है। सिर्फ ये जरूर कहा जा रहा है कि इन लोगों के घरों में जहाँ छापामारी कार्रवाई हुई है, इनसे कुछ कागजात जो हैं, जो दस्तावेज हैं, वो जरूर लिए गए और इन लोगों को दोबारा बुलाया भी गया है। क्योंकि काफी जगह पे छापामारी कार्रवाई हुई है, अभी तक ये भी पूरी डिटेल सामने नहीं आई कि कितने हैं। कुछ 9 से 12 के करीब ऐसे बताए जा रहे हैं जहाँ ये छापामारी कार्रवाई हुई है। क्योंकि मैं जितना बता रहा हूँ, इनमें सबसे ज्यादा लोग वो हैं जो ट्रेड करते थे, ट्रेडर जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान चक्का का बाग में ट्रेड होता था, वहाँ सबसे ज्यादा ट्रेडर जो काम करते थे, उन लोगों के घरों में ये ज्यादा छापामारी कार्रवाई की गई है। अभी तक इसमें कोई ज्यादा डिटेल सामने नहीं आई है, क्योंकि ना ही पुलिस की तरफ से अभी तक कोई इस पे बयान दिया जा रहा है, ना ही एनआईए की तरफ से कोई सामने बात आई है। मगर अभी एनआईए की टीम पुंछ में ही बैठी हुई है, क्योंकि इससे ये माना जा सकता है कि कुछ और जगहों पे अभी छापामारी कार्रवाई की जा सकती है। और क्योंकि जिन लोगों के घरों पे छापे मारे गए थे, इन लोगों को बुलाया भी जरूर गया है उनके एनआईए की तरफ से। और अभी तक इसमें और डिटेल कोई ज्यादा सामने अभी तक नहीं आई है। जी शुक्रिया जमशेद, तमाम जानकारी फराहम करने के लिए। जमशेद मलिक पुंछ से ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से वो बता रहे थे कि अभी भी एनआईए की जो टीम है वो पुंछ में ही है और देर रात से एनआईए की तरफ से ये कार्रवाई लगातार की जा रही है और एलओसी के नजदीक इलाकों में भी छापेमारी जारी है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। सरकारी मुलाजिम व व्यापारियों से बताया जा रहा है कि वो पूछताछ की जा रही है और अभी मीडिया को अलाउड नहीं है, इसलिए अभी तक इस हवाले से क्या कुछ इस छापेमारी के दौरान पता लगा है, किन लोगों पर कार्रवाई हुई है, वो अभी फिलहाल सामने नहीं आया है। चलिए अब एक और अच्छी खबर की बात करते हैं, क्योंकि जहां पर हमने एक तरफ बताया कि जो नर्सिंग स्टाफ आंदोलन कर रहा था उनकी मांगे पूरी करते हुए 3 महीने एक्सटेंड की गई है उनकी सर्विसेज, और अभी रिटायर हुए इंजीनियरों की सेवाएं जो हैं उनको भी दोबारा जम्मू कश्मीर प्रशासन लेगा। क्योंकि हमने देखा था कि जो रिटायर्ड इंजीनियर हैं उनकी भी मांगे थी कि उनकी सर्विसेज जो हैं, उनकी सेवाएं हैं, दोबारा कहीं ना कहीं उन्हें एडजस्ट किया जाए और ग्रामीण विकास विभाग के अलग अलग विंग में ये तैनात किए जा सकते हैं। काफी अरसे से इनकी जो मांग थी उसे पूरा करते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन रिटायर हुए इंजीनियरों की जो सेवा है उसे दोबारा लेगा। और इस वक्त तो यही बात सामने आ रही है कि जो ग्रामीण इलाके हैं या ग्रामीण विकास विभाग के जो अलग अलग विंग हैं उनमें इन रिटायर इंजीनियर को जो है तैनात किया जा सकता है। और फिलहाल प्रशासन की ओर से जल्द इस पर आदेश भी जारी किया जाएगा, क्योंकि चाहे जम्मू की बात करें या फिर हम कश्मीर की बात करें तो बहुत देर से ये जो रिटायर्ड इंजीनियर हैं इनकी मांगे थी कि इनकी सेवाएं दोबारा जो है ली जाएं जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा। तो फिलहाल वो वक्त आ चुका है। हालांकि अभी तक यही इंतजार है कि प्रशासन कब ये आदेश ऑफिशियली और जो है अनाउंस करेगा, पर फिलहाल एक अच्छी और राहत भरी खबर रिटायर्ड इंजीनियर के लिए भी है कि इनकी सेवाएं दोबारा जम्मू कश्मीर प्रशासन लेगा। चलिए रुक करते हैं, श्रीनगर से हमारे संवाददाता सैयद तजम्मुल इस्लाम इस पर ज्वाइन कर चुके हैं। जी तजम्मुल, बताइएगा, क्योंकि इनकी मांगे रिटायर्ड इंजीनियर की अगर हम बात करें तो काफी अरसे से ये मांग कर रहे थे, अब एक और राहत भरी खबर जो सामने आ रही है, इस हवाले से क्या जानकारी है?
प्रियंका, जम्मू कश्मीर रूरल डेवलपमेंट में या मुख्तलिफ विंग्स में जो इंजीनियरिंग की है, उसमें जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है एक कंट्रोल के साथ, ताकि उन लोगों को जिन्हें रिटायर होने के बाद कामकाज की जरूरत थी उनके बारे में सोचने लगी है। लेकिन रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी और पीडीपी, कांग्रेस, बाकी पार्टियों की मांग है कि रिटायर्ड इंजीनियरों के बजाय जो टेक्नोक्रेट्स इस वक्त मुख्तलिफ प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस से फारिग होकर अब बेरोजगार हो चुके हैं, क्या जरूरत है कि आप दोबारा उन रिटायर्ड अफराद को वापस ला रहे हैं इंजीनियरिंग विंग्स में? उससे अच्छा है कि जो बाकी नए नौजवान लोग इस वक्त तैयार हैं। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में इससे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ग्रुप था जो साबिक कैबिनेट में, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद वज़ीर आला हुआ करते थे कांग्रेस के टाइम में, उन्हें भी मखसूस कोटा दिया जाता था सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ताकि वो अपनी इंजीनियरिंग का जो विजार्ड है उसका फायदा जो है डेवलपमेंट में मिल सके। लेकिन खिलाफ तवक्को और हैरानकुन तौर पर जम्मू कश्मीर प्रशासन एक नया फैसला करने जा रही है, जिसमें फिलहाल स्टार्ट करेंगे रूरल डेवलपमेंट से, और इसमें जो इंजीनियरिंग विंग से वाबस्ता लोग जो सबकदोश हो चुके हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्हें दोबारा इंगेज किया जा रहा है, जिस पर सियासी तौर पर काफी बहरान चला और काफी लोगों का मुतालबा है कि रिटायर्ड लोगों के बजाय, रिटायर्ड इंजीनियर की पेंशन तो चलती है ना, उसके बच्चे वगैरह जो हैं वो उस पड़ाव पर पहुंच चुके, लेकिन अब वो बच्चे जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्रियां मुकम्मल की है, अब उनके रोजगार देने की बात आई है, जिस पर इस वक्त जो है डिस्कशन बहुत ज्यादा है, पॉलिटिक्स बहुत गर्म है कि एक तरफ रिटायर्ड लोगों को आप एंगेज करें, दूसरी तरफ आपका जो यूथ तैयार हो चुका है उन्हें अब मौका दिया जाना चाहिए एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन के बाकायदा तौर पर, और साथ ही सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो अपना एक तजुर्बा है उन्हें भी अब इस दायरे में लाना चाहिए, क्योंकि उसमें एक कमेटी बनी थी, एडवाइजर भटनागर ने अभी तक रिपोर्ट पेश नहीं की कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को किस मखसूस कोटे के तहत काम मिलता था, उसमें मॉडिफिकेशन की कहाँ की जरूरत है। एक तबका ये, दूसरा तबका ये कहता है कि जम्मू कश्मीर में युवा को इस वक्त कई युवा आपने देखा कि सुसाइड करते नजर आए रोजगार न होने की वजह से, कुछ युवा को आपने देखा जो गलत रास्तों पे चलने लगे हैं, ड्रग एडिक्शन में चले गए हैं, और उसकी जो रिसर्च हुई है माहिर नफ्सियात की, उनका मानना है कि रोजगार न होने की वजह से इस तरह के गैर मामूली नवियत के इकदाम यूथ उठा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से पॉलिटिकल एरा से लेकर इंजीनियरिंग यूनिट्स तक यही अपील है कि जी सर्विस है उसका यूटिलाइजेशन कर सके। जी बिल्कुल, जहां पर रिटायर्ड इंजीनियर इस फैसले को लेकर खुश नजर आ रहे हैं, जो बाकी युवा हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं, तो आपने ग्राउंड पर बातचीत की होगी उन युवाओं से भी, उनका क्या कुछ रिएक्शन था इस हवाले से? प्रियंका, देखिए, जिस वक्त एक कॉलेज में एडमिशन होता है किसी भी छात्र का, वो ये चाहता है कि अपने फील्ड में वो स्पेशलाइजेशन करें, बड़ा अच्छे से उस तालीम को हासिल करने की कोशिश करें, ताकि आने वाले दिनों में वो युवा जो है वो गवर्नमेंट में एब्जॉर्ब हो जाए और उसके बाद रोजगार के जरिए वो घरों के सारे मुश्किलात हैं उन्हें दूर करें। क्योंकि एक माँ बाप ने सारी कमाई, सारा वक्त, सारा कुछ दे दिया होता है बच्चों की तालीम पर, उसके बाद जब बच्चों को रोजगार न मिलेगा, वो बच्चे जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जिन्होंने पीजी के बजाय, ग्रेजुएशन के बजाय इंजीनियरिंग विंग में जाने का फैसला किया, और बड़ी मुश्किल से, आपको पता है कि पहले एडमिशन होते हैं, उसके बाद बैरून रियासत या बैरून मुल्क से जब आप इंजीनियरिंग की डिग्री मुकम्मल करने के बाद आप वापस आकर बेबसी के आलम में सोचते रहते हैं कि अब वक्त आ चुका था, रूरल डेवलपमेंट में इंजीनियर जो है वो रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह पर शायद एडवर्टीजमेंट नोटिस मिल जाएगी और उसके बाद वो क्वालिफाई करेंगे, नौकरी मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादती है, बहुत गलत फैसला ये मानना है युवा का कि रिटायर्ड लोगों को पेंशन तो मिलती है, रिटायर्ड लोगों ने तो कमाई की है, अब उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार, उनके हमसायगी में जो लड़के तैयार हो गए हैं, इंजीनियरिंग से फारिग हो गए हैं, उन्हें मौका मिलना चाहे। ये इस डिसीजन को दोबारा रिव्यू करने की, रिविजिट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जानकारी फराहम करने के लिए तजम्मुल हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, और जिस तरह से वो बता रहे थे कि इस फैसले के बाद जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जहां पर एक तरफ जो रिटायर्ड इंजीनियर है उनको री एंगेज करने का फैसला है, वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो युवा है जिन्होंने अभी जो इंजीनियर की डिग्री हासिल की है, जो अभी भी इंजीनियर बने हैं, उनका कहना है कि जो रिटायर्ड इंजीनियर है उनको तो पहले से ही पेंशन मिलती है, वो पहले से ही अपना घर अच्छे से चला सकते हैं, सेटल्ड हैं, और वहीं दूसरी ओर जो हम नौकरियों के लिए तरस रहे हैं, ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है, जिसके चलते इस फैसले को रिव्यू करने की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं सांबा की, क्योंकि सांबा से खबर सामने आ रही है कि सांबा में नशे की तस्करी के खिलाफ
एक और बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। और आपको बता दें कि जम्मू पठानकोट हाईवे पर विजयपुर में 100 किलो भुक्की बरामद की गई है। सेबों की पेटियों की आड़ में भुक्की की तस्करी का ये बड़ा भांडाफोड़ हुआ है और पुलिस ने इसी सिलसिले में एक शख्स को एनडीपीएस एक्ट के मामले में जो है गिरफ्तार भी किया है। केस भी दर्ज किया गया है एनडीपीएस एक्ट के तहत। और वहीं पर लगातार हम देख रहे हैं नशे के खिलाफ जो ये लड़ाई है पुलिस की, उसमें लगातार पुलिस को कामयाबी हाथ मिल रही है। हालांकि अभी जो सांबा से अपडेट सामने आ रहा है उसमें एक और कामयाबी मिलते हुए जम्मू पठानकोट हाईवे पर विजयपुर इलाके में 100 किलो भुक्की को बरामद किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो 100 किलो भुक्की है ये सेबों की पेटियों की आड़ में इसकी तस्करी करने की कोशिश की जा रही थी, जिसका पुलिस ने एक बड़ा भांडाफोड़ किया है। और इसी सिलसिले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत उसके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है। तो साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरह से 100 किलो भुक्की भी बरामद की गई है। और क्या कुछ जानकारी है, रुक करते हैं ग्राउंड से। हमारे सांबा से संवाददाता ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं। जी ऋषि, बताइएगा, क्योंकि एक और कामयाबी पुलिस को मिली है इस नशे के खिलाफ लड़ाई में, और क्या कुछ जानकारी है? देखिए प्रियंका, आपको बता दें कि जिस तरह से नशा तस्करी के खिलाफ अपना अभियान जिला पुलिस सांबा ने और तेज किया है और लगातार नशा तस्करों की भी धरपकड़ की जा रही है। और खास कॉन्ट्राबैंड आइटम्स है जो नार्कोटिक्स स्मगलर्स ये सारी जो खेप सप्लाई करते हैं देश के अन्य हिस्सों में, वो इसका भी पर्दाफाश हुआ। और देर शाम को कल जिला पुलिस सांबा के विजयपुर पुलिस को ये कामयाबी हासिल की है। जो एक साइड है या फिर एक अस्पताल बन रहा है वो रंगपुरिया का इलाका है और वहीं नाजरा पॉइंट पर एक ट्रक को रोका गया जो कश्मीर घाटी से आ रहा था और इसमें जो खेत की सप्लाई थी वो लेकर जाई जा रही थी। लेकिन इसकी आड़ में यानी सेब की ट्रांसपोर्टेशन की आड़ में यहाँ पर जो वो ट्रांसपोर्ट की जा रही थी, 100 किलो भुक्की जो वो पुलिस ने रिकवर किया और एक कश्मीर में स्मगलर को भी पकड़ा है। आपको बता दें कि जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी इस ट्रक को लेकर और इस ट्रक को रोका गया और जो स्मगलर था वो आना जाने कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है। तो पुलिस ने जब पूरा ट्रक चेक किया तो लगभग 8 से 10 सेब की पेटियां थी जिसमें अलग अलग पैकिंग जो वो छुपाकर रखी थी भुक्की की खेप की। 100 किलो भुक्की थी, काफी बड़ी खेप ये थी। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार ये भुक्की की खेप जो वो बिल्कुल शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी ग्राउंड से देने के लिए। तो ऋषि खजूरिया जिस तरह से बता रहे थे कि पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जिसमें विजयपुर से 100 किलो भुक्की को बरामद किया गया है, जिसे सेबों की पेटियों की आड़ में तस्करी करने की कोशिश की जा रही थी। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुचेतगढ़ में शनिवार को बीएसएफ की ओर से शुरू की गई रिट्रीट सेरेमनी पाकिस्तान को रास नहीं आई। और जिस समय सुचेतगढ़ पर भारत माता की जय व वंदे मातरम के जय घोष गूंज रहे थे, उस समय पाकिस्तानी सीमा से हथियारों की खेप लेकर ड्रोन को उड़ाने की साजिश रची जा रही थी। रिट्रीट सेरेमनी खत्म होने के बाद रात को पाकिस्तान की ओर से उड़े ड्रोन में भारतीय क्षेत्र में मकवाल सेक्टर के फलाई मंडाल के अलोरा गांव में हथियार गिराए। और हालांकि समय रहते सुरक्षा एजेंसियों को हथियार गिरने की सूचना मिल गई और हथियारों को जब्त कर लिया गया। ये हथियार एक पैकेट में बांधकर ड्रोन से गिराए गए थे, जिसमें AK-56 राइफल, 3 मैगजीन और उसके कारतूस भी मिले हैं। इन हथियारों को किसके लिए गिराया गया था, हथियार लेने कौन आने वाला था, पुलिस इसकी जानकारी में फिलहाल जुटी है। दरअसल शनिवार रात 10:30 बजे के करीब मकवाल सेक्टर के गांव अलोरा में एक मोटरसाइकिल सवार ने सड़क किनारे झाड़ियों में आसमान से हथियार एक पैकेट गिरता हुआ देखा। चूंकि सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को पहले ही भनक थी कि पाकिस्तान लगातार ड्रोन की मदद से हथियार भेज रहा है, मोटरसाइकिल सवार ने सोहांजना पुलिस चौकी में जाकर झाड़ियों में हथियार गिरने की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस व बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और ये खेप बरामद कर ली गई।
जम्मू स्मार्ट सिटी परियोजना में शहर के वेयरहाउस को कहीं और शिफ्ट करने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। समय के साथ साथ वेयरहाउस और नेहरू मार्केट में व्यापारियों को जगह की तंगी का सामना करना पड़ रहा है और पूर्व सरकारों के कार्यकाल में इसे शिफ्ट करने का मसौदा भी तैयार होने के बावजूद भी व्यापारियों के हाथ मायूसी ही हाथ लगी है। सरकारी खजाने में करोड़ों रुपए का राजस्व देने के बावजूद वेयरहाउस के व्यापारियों की ये देरीना मांग पूरी नहीं हो पाई है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है व्यापारियों का, आइए देखते हैं। पॉपुलर गवर्नमेंट थी उमर अब्दुल्ला के टाइम, तो उस समय जो है निशानदेही राय मोड़ के अंदर हुई थी, लेकिन प्रॉपर पैसे का फंडिंग ना होना और मैं समझता हूँ लैंड एक्वाजिशन जो है नहीं हो पाई, उसका नुकसान जो है हमें हुआ है। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के पास काफी लैंड है। अगर गवर्नमेंट सीरियस इस कंसर्न को देखे और हमें गोडाउन्स की जगह मिले तो हमारा व्यापार जो है आसानी से हो सकता है। और आपको ये जानकारी दे दूं, जो हमारी मार्केट है वो तकरीबन 300 करोड़ के करीब टैक्स कलेक्ट करके सरकार को देती है। मैं समझता हूँ सरकार की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी जो है व्यापारी वर्ग है, और व्यापारी वर्ग में से सबसे बड़ा जो टैक्स कलेक्टर है वो हमारा यही मार्केट है, वेयर हाउस नेहरू मार्केट, जो पूरे जम्मू संभाग में और कश्मीर संभाग में सप्लाई करता है। तो मैं समझता हूँ बेसिक एमिनिटीज से अभी हम दूर हैं। अगर बेसिक एमिनिटीज हमें मिल जाए, साफ सफाई और बिजली पानी, और साथ में हमें गोडाउन्स की जगह मिल जाए, तो मैं समझता हूँ व्यापारी जो राहत महसूस करेंगे। और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें भी हमें पूरा विश्वास होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है वो लोगों के हितों के लिए काम कर रही है। एमएलए भी आते रहे, डिवकॉम भी आता रहा, डीसी भी आते रहे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आते रहे, लेकिन वो सब एक ही बात कहते थे, अभी कोई हमें मालूम नहीं है, अभी हमें कोई मालूम नहीं है। अगर डॉक्टर साहब से बात करते थे वो कहते कंसर्निंग अफसर से आप बात करें, आप कंसर्निंग अफसर से बात करें। मैं कोई भी आदमी, कोई भी शख्स जो सीरियसली हमें इस बात के लिए कोई अप्रोच नहीं करता था भी वेयर हाउस कहाँ जाना है। और आज तक हमारे वेयर हाउस के जितने व्यापारी वर्ग और जितने मेंबर है, किसी को इस बात का एहसास नहीं है कि वेयर हाउस कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। इसलिए हम ये चाहते हैं, अगर वेयर हाउस को कहीं इन्होंने शिफ्ट करना है, स्मार्ट सिटी के मुताल्लिक भी कम से कम व्यापारी वर्ग को अपने साथ लेके जाएं, ताकि व्यापारी वर्ग को इस बात का एहसास हो कि हमें किस तरफ ले जाया जा रहा है। जो J&K का जितना रेवेन्यू आता है उसका 5% हिस्सा जो है वो सिर्फ ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस के नुमाइंदे देते, मेंबर्स देते हैं। लेकिन कभी भी गवर्नमेंट पे इस बात का कोई भी जू नहीं रेंगती भी वो व्यापारियों को बिल्कुल सच बताया जाए भी व्यापारी की क्या पोजीशन है। व्यापारी 24 घंटे घुटता रहता है उनकी बातें सुन के, कभी वो सच्चाई हमारे सामने लाने की कोशिश नहीं करते। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।